वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रियासतों के वुज़राए दाखिला के चिंतन शिविर से किया खिताब। बताया कोऑपरेटिव वफाकियत की एक अच्छी मिसाल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा गुज़िश्ता दिनों हुकूमत की सतह पर किए गए कामों की वजह से पूरे मुल्क में बना अमन का माहौल। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की दहशत गर्दी मुखालिफ कमेटी की खुसूसी मीटिंग का मुंबई में इनाकाद। होटल ताज महल पैलेस में 26/11 यादगार पर पेश किया गया खराज अक़ीदत। वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर कहा कि 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और मुजरिमों को अदालत के कटघरे में खड़ा करने की ज़रूरत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लेह के शिवक में 75 मनसूबे कौम के नाम किए वक्फ। वज़ीर दिफा ने कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम वाली रियासतें अब तरक्की की राह पर हैं गामज़न। वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में हुकूमत ने ज़िंदगी के मेयार को बुलंद करने के लिए हर गाँव में बुनियादी सहूलतें फ़राहम कराने को दी तरजीह। सेहत के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इंडोनेशिया के बाली में G20 वुज़राए सेहत की दूसरी मीटिंग में इख्तितामी इजलास से किया खिताब। कहा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और पायदार तरक्की के अहदाफ की हसूलियाबियों के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना है वक्त की ज़रूरत। और नहाए खाए के साथ 4 दिन के छठ त्यौहार की हुई शुरुआत। अक़ीदतमंदों ने नदियों में किया स्नान। दिल्ली की यमुना नदी में लोगों को एक बार फिर जहरीले झाग के दरमियान ही नहाना पड़ा। साफ सफाई के लिए केमिकल के इस्तेमाल पर बीजेपी लीडर परवेश कुमार वर्मा ने जल बोर्ड के अफसरान को लगाई फटकार। नाज़रीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 रोज़ा वुज़राए दाखिला के चिंतन शिविर के आखिरी दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तमाम रियासतों के वुज़राए दाखिला को खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में त्यौहार के माहौल के दरमियान अमन और हम आहंगी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ चैलेंजों के दरमियान इन त्यौहारों में मुल्क के इत्तेहाद का मजबूत होना शहरियों की तैयारी की भी अक्कास है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमन व अमान रियासतों की जिम्मेदारी है, लेकिन उनका ताल्लुक़ मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत से भी है। हमें एक बात और समझनी होगी, अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जराइम की रोकथाम के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने साइबर क्राइम समेत दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ दिगर जराइम की रोकथाम के लिए नई टेक्नोलॉजी पर काम जारी रखने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी से अमन व अमान को स्मार्ट बनाना मुमकिन होगा। साइबर क्राइम हो या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी का हथियारों और ड्रग्स तस्करी में उपयोग, इनके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर काम करते रहना होगा। हम जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, जो क्राइम करने वाला वर्ल्ड है उसका भी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, वो इंटरस्टेट हो चुका है, वो भी टेक्नोलॉजी में फॉरवर्ड हो चुके हैं। मतलब हमें उनसे 10 कदम आगे जाना होगा। हमें हमारी कानून व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाना, इसके लिए बहुत ही आग्रह से काम करना पड़ेगा।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सूरजकुंड में वज़राए दाखिला का ये चिंतन शिविर ताउन पर मबनी वफाकियत की एक बेहतर मिसाल है। यहाँ रियासतें एक दूसरे से सीख सकती हैं और एक दूसरे से तहरीक ले सकती हैं ताकि मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर सकें। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आने वाले 25 सालों में मुल्क में अमृत की नस्ल तैयार करने का एक हदफ है जो सिर्फ पंच परानों की करारदादों को अपनाने से तैयार होगी। उन्होंने अहले वतन से अपील करते हुए कहा कि ये पांचों मन्नतें एक करारदाद हैं जिन्हें इज्तिमाई कोशिशों से ही पूरा किया जा सकता है। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। पीएम ने रियासती हुकूमतों से भी अपील की है कि वो मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों के साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि यह हर रियासत की जिम्मेदारी है कि वो रियासती इदारा हो या मरकजी एजेंसी, तमाम एजेंसियां एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन करें। केंद्रीय एजेंसियों को कई राज्यों में एक साथ जांच करनी पड़ती है, दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है। इसलिए हर राज्य का दायित्व है कि चाहे राज्य की एजेंसी हो, चाहे केंद्र की एजेंसी हो या संबंधित कहीं किसी और राज्य से संपर्क आता है, सभी एजेंसियों को एक दूसरे को पूरा सहयोग देना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की जानिब से जुमे को मुंबई के ताज पैलेस होटल में दहशतगर्दी मुखालिफ कमेटी की खुसूसी मीटिंग की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने का अहम पहलू दहशतगर्दी की माली मदद को मुअस्सिर अंदाज में रोकना है। Terrorism is a serious threat to international peace and security, indeed to the entire humanity. A key aspect of combating terrorism is to effectively curb terror financing. We all know that money is the lifeblood of terrorism. Terrorist organizations require funds and resources to maintain their organizational functioning and undertake activities. The reality that terrorism continues to exist and expand points to an underlying truth that terrorism continues to get the necessary financial resources to thrive. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि एक दहशतगर्द को जिंदा पकड़ा गया, उस पर मुकदमा चलाया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसे सज़ा सुनाई, लेकिन 26/11 के हमलों के एक अहम साजिशी और मनसूबा साज अब तक महफूज है। In another month, we will be observing the 14th anniversary of these ghastly attacks on Mumbai in November 2008. While one of the terrorists was captured alive, prosecuted and convicted by the highest court in India, the key conspirators and planners of the 26/11 attacks continue to remain protected and unpunished. When it comes to proscribing some of these terrorists, the Security Council has regrettably been unable to act in some cases because of political considerations.
वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज मुंबई के ताज पैलेस होटल में 26/11 की याद पर फूल चढ़ाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक के नुमाइंदों से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने 26/11 के हमलों के मास्टरमाइंड और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिश की है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का इस मकाम पर इकट्ठा होना ख़ास और अहम है। We have endeavored to bring the masterminds and the perpetrators of this attack to justice. This task remains unfinished. Together, we should send out the message that the international community will never give up on holding terrorists accountable and delivering justice. 26/11 will never ever be forgotten. और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिलवास्ता टैक्स और कस्टम्स के मरकज़ी बोर्ड CBIC के चेयरमैन विवेक जौहरी CBIC ने कहा है कि CBIC का मकसद मुल्क के टैक्स दहिंदगान को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना और मुल्क में जारी सफाई मुहिम के एक हिस्से के तौर पर ऑनलाइन काम को फ़रोग़ देना है। DD न्यूज़ के साथ एक खुसूसी बातचीत में विवेक जौहरी ने CBIC की तरफ से जारी करदा सफाई मुहिम 2.0 पर तफसील से बातचीत की। देश में इन दिनों स्वच्छता 2.0 चल रहा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क की ओर से कई उपलब्धियां अब तक हासिल की गई हैं। इस पूरे मसले पर कि किस तरीके से उनका ये अभियान चल रहा है, हमारे साथ अध्यक्ष विवेक जौहरी जी हैं। सर, जिस तरीके से आपकी तरफ से जो प्रयास हुए हैं स्वच्छता अभियान को लेकर, पहले तो इस कंसेप्ट को समझाएं कि किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं। विशेष स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण को इस वर्ष 2 अक्टूबर को लागू किया गया था और पिछले वर्ष जो कार्य हुआ उसको माननीय प्रधानमंत्री के गाइडेंस के अंदर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें विशेष बात ये है कि जो निर्णय लिया गया वो ये कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होगी और पूरे देश में ये अभियान चलाया जाएगा। तो होल ऑफ नेशन अप्रोच, इन दोनों को मिलाकर इस अभियान में कार्य किया गया है और CBIC ने भी इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाई है इस साल के विशेष अभियान के लिए। कुछ इस तरीके के प्रयास भी हुए हैं जिसमें वन्य जीव जो आपने कैप्चर किए थे उनको लेकर कुछ गैलरीज बनाई हैं और जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर कुछ अभियान शुरू हुए थे, उनके बारे में थोड़ा बताएं किस तरीके से उस ड्राइव को पूरा किया गया। ये एक इनोवेटिव आइडिया दिल्ली कस्टम हाउस ने इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें उन्होंने अपने कार्यालय की दूसरी मंजिल पर कॉरिडोर्स की सफाई करके उसमें पूरे देश की बायोडाइवर्सिटी को दर्शाने का प्रयास किया है। आउटडोर कैंपेन में एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। हम लोग ने 2 बीचेस को, पब्लिक बीचेस पे जाकर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिहाज से सफाई करी। ऐसे ही हमने कृष्णापट्टनम बीच की भी 1 किलोमीटर लंबा बीच है, उस पर प्लास्टिक वेस्ट और सॉलिड वेस्ट की सफाई हमारे अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने मिलकर करी। तो आउटडोर कैंपेन्स अगर आप मुझसे उनकी संख्या पूछें तो इस साल हमारे 2000 से ज़्यादा आउटडोर कैंपेन्स हमने पूरे देश में किए हैं। जो ऑनलाइन जो प्रोसेस है और चीज़ों को अधिक से अधिक ऑनलाइन किया जाए, इस मामले में अब तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की जा चुकी हैं और किस तरीके से नेक्स्ट टारगेट्स हैं आपके? पेपर फाइल्स जो कि जिनकी वजह से पहले स्वच्छता मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत आती थी, पुराने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में दिक्कत आती थी, उनको हमने पिछले साल इसी कैंपेन के अंतर्गत करीब हमने 38,000 फाइल्स वीड आउट करी थी और उससे काफ़ी जगह ऑफिस स्पेस जो है वो हमको एक्स्ट्रा मिल पाई और लोगों को बैठने की सुविधा हुई। जो हमारे टैक्स पेयर्स विज़िट करते हैं उनके लिए हम सुविधा प्रोवाइड कर पाए। तो हमने बात की CBIC के चेयरमैन विवेक जौहरी जी से। साफ कहना है कि एक प्रोसेस वो स्थापित करना चाहते हैं जिसमें लगातार सिर्फ अभियान ही नहीं बल्कि एक लगातार प्रोसेस चलता रहे, जिसमें जो टैक्स पेयर हैं, जो ऑफिस का वातावरण है, न सिर्फ स्वच्छ हो बल्कि एक आनंद की अनुभूति हो कि वो एक सरकारी दफ्तर में अगर प्रवेश करते हैं तो उन्हें वहाँ पर वो सभी सुविधाएं मिलती हैं जो मिलनी चाहिए। कैमरामैन अजय के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टेलीमेडिसिन शहरी और देही इलाकों के दरमियान तिब्बी सहूलत के फ़र्क को ख़त्म कर सकती है।
नई दिल्ली में मुनक़िदा ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला और टेलीमेडिसिन की सहूलत के ज़रिए घर बैठे लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम की गईं। उन्होंने कहा कि मुल्क में 5G की सहूलत होने से सेहत के शोबे में बड़ी तब्दीली आएगी। कॉन्फ्रेंस में 2028 तक सेहत के तमाम सहूलियात को डिजिटाइज करने पर भी बातचीत होगी। I think COVID took us back and made us realize the importance of what we had forgotten, and therefore these means of telemedicine. Now, I have always believed that India has an advantage compared to many other countries, and it has some exclusive characters also, which can be, if we judiciously use, can prove to be an asset. A, that we do not have much of legacy issues. B, that we have some of the world's best technical manpower. Now the technology is taking over the medicine as well. ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक बेदारी लाने के लिए एम्स नई दिल्ली में एक साइकिल रैली निकाली गई। रोटरी क्लब के ताउन से मुनक़िदा इस आगाही प्रोग्राम में कैंसर सर्वाइवर भी मौजूद थे। इस मौके पर एम्स के शोबे सर्जरी के डॉक्टर पीयूष रंजन ने कहा कि अगर छाती के कैंसर की बरवक्त तशख़ीस हो जाए तो इलाज मुमकिन है। इस मौके पर ब्रेस्ट कैंसर की अलामात के बारे में तफसील से बताया गया और कैंसर से बच जाने वाले कई अफराद ने भी अपने तजुर्बात बयान किए। देही इलाकों के मुकाबले मेट्रोपॉलिटन इलाकों में ब्रेस्ट कैंसर के मामला सबसे ज़्यादा हैं। अक्टूबर का महीना छाती के कैंसर से आगाही के महीने के तौर पर मनाया जाता है। माँ, बहन, मासी, बुआ, किसी को भी ब्रेस्ट ओवरी कैंसर हो रहा है, यंग एज में डेथ हो जा रही है, तो उस केस में भी आपको कुछ नहीं भी है तो भी एक आप हाई रिस्क पर्सन है, आपको आना चाहिए। तो अभी हमने क्या किया, कोई इलाज नहीं करा, कोई जांच नहीं करी, लेकिन ये अवेयरनेस कि एक बीमारी है, इलाज इसका संभव है। हमने देखा 75 ईयर्स शी इज़ अ सर्वाइवर, आपने देखा अभी उनको। तो इलाज अगर सही समय पे हो, सही जगह पे हो, इलाज संभव है, अच्छा इलाज है। लोग अपनी पूरी फेमिनिटी को इंटैक्ट करते हुए, रखते हुए अच्छा जीवन जी सकती हैं। जब तक होप है तब तक काम चल सकता है। तो एक यही चीज़ है जो गिव अप नहीं कर सकते। दवाई भी तभी असर करती है अगर आप होप नहीं छोड़ते। यू हैव टू बिलीव कि दवाई असर कर रही है। जिससे मैं ना कुछ डांस एंड थिएटर एक्टिविटीज़ करवाती हूँ। सो आई ऑलवेज टेल माई चिल्ड्रन कि आप ये वाला स्टेप करिए, ये वाला स्टेप करिए। मैं बोलती हूँ हाँ दर्द हो रही हो, कहते हैं हाँ। मैं बोलती हूँ अगर दर्द हो रही है मतलब स्टेप करेक्ट है। तो अगर कैंसर में ट्रीटमेंट में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं मतलब असर कर रही है दवाई। प्रॉब्लम तो तब है जब असर ही नहीं करेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लेह में श्योक सेतु समेत 75 बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में बुनियादी ढांचे के मंसूबों का बैकवक्त इफ्तिताह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये तमाम तामीराती काम न्यू इंडिया के रास्ते पर तेज़ी से आगे ले जाने में बहुत अहम साबित होंगे। इस प्रोजेक्ट में देश के दूर दराज इलाकों में स्थित ब्रिजेज, रोड, हेलीपैड और कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट आदि शामिल हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स का उद्घाटन अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। ये सभी निर्माण कार्य नए भारत को प्रगति की राह पर तेजी से आगे ले जाने में बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। उन्होंने कहा कि मुल्क एक नई तवानाई, नई सोच और जोश के साथ एक नया सफ़र शुरू कर रहा है। राजनाथ सिंह ने एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि भारत हर रोज़ नई कामयाबियों के रिकॉर्ड बनाते हुए दुनिया में एक नया मकाम हासिल कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने BRO की भी तारीफ की। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्र को 75 यानी 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट समर्पित करना BRO की एक नई सोच, नया उत्साह और देश के प्रति जिम्मेदारी की उनकी भावना को दिखाता है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत ने सेहत के शोबे को ख़ास अहमियत दी है। उन्होंने कहा कि भारत आलमी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि आने वाली नस्लों को भी सेहत की सभी सहूलियात मिलें। डॉक्टर मांडविया ने इंडोनेशिया के बाली में G20 तंजीम ममालिक की दूसरी मीटिंग को खिताब करते हुए ये मशवरा दिया। मीटिंग का मकसद सेहत के शोबे में हुई पेशरफ्त और अव्वलियत पर तबादला ख्याल करना था।
इस मौके पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत एक मुस्तकबिल के लचकदार, आलमी तौर पर सेहतमंद और आबो हवा के साजगार निज़ाम को कायम करने का ख्वाहिशमंद है। Under Saudi Arabia's presidency had prioritized digital health, innovation as an enabler for strengthening and improving healthcare service delivery and value-based healthcare. The need of our is to ensure that use of technology is promoted as an enabler for achievement of universal health coverage and sustainable development goal. अवामी अक़ीदे का त्यौहार छठ आज से नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। नहाए खाए के दिन सुबह सवेरे से उठकर नहाने के बाद नए और साफ़ कपड़े पहनकर सब्जियों पर मुश्तमिल खाना खाया जाता है। नहाए खाए के दिन औरतें घर की सफाई करती हैं। घर में चने की दाल, लौकी की सब्ज़ी और चावल प्रसाद की शक्ल में तैयार किए जाते हैं। इस खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। 4 दिन तक जारी रहने वाले इस त्यौहार के अख्तिताम के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या आरग्य और चौथे दिन उषा आरग्य के साथ होता है। ये व्रत बहुत मुश्किल समझा जाता है। इस व्रत में ख़वातीन मुसलसल 36 घंटे व्रत रखती हैं। ख़वातीन सूरज देवता और छठ मैया की पूजा करके औलाद के हुसूल और उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं। और नहाए खाए के त्यौहार पर दिल्ली के शहरियों को जहरीले झाग वाली नदी में ही स्नान करना पड़ा। लोगों ने इस पर अपनी तकलीफ का इजहार करते हुए दिल्ली हुकूमत से यमुना की सफाई का मुतालबा किया है। छठ त्यौहार के मौके पर दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना में जहरीले झाग भी देखने को मिल रहे हैं। उसको हटाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की एक टीम ने नदी की सतह पर नजर आने वाले जहरीले झाग को हटाने के लिए केमिकल का छिड़काव किया है। बीजेपी लीडर परवेश वर्मा ने यमुना की सफाई के लिए केमिकल के इस्तेमाल पर जल बोर्ड के एहलकारों से नाराजगी जाहिर की है। मैं हमारे छठ के पूर्वांचल भाई बहनों के लिए हक के लिए लड़ रहा था। मैं उनके स्वास्थ्य के लिए लड़ रहा था। मैं उनके लिए चिंता कर रहा था। अगर अधिकारी की गलती से कल कोई भी वहाँ पर माँ बहन के साथ में दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मैं कैसे मेरी आंखों को बंद करके खड़ा रहूं? अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बात करने को तैयार नहीं है, दिल्ली के मंत्री बात करने को तैयार नहीं है, तो हमें अधिकारी से बात करनी पड़ेगी। अगर दिल्ली की जनता को जहर दे रहे हैं, दिल्ली की जनता को गंदा पानी दे रहे हैं, तो मुझे उसके लिए अधिकारी से अगर कोई गंदे तरीके से बात भी करनी पड़े, मैं वो जनता के लिए कर रहा हूं। और मास्को में वर्साई डिस्कशन क्लब में बहस के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि कीव एक डर्टी बम तैयार कर रहा है। पुतिन ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि जंग में यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन ने कहा कि रूस IAE मिशन के जरिए यूक्रेनी जौहरी मकामात की जल्द जांच के हक में है। यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने नई पेट्रोल और डीजल कारों की फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का मुआहिदा किया है। ये मुआहिदा 2035 से कानूनी तौर पर मौसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त में तेज़ी लाने और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निमटने के लिए मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। और अब बात खेलों की करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में आज मेलबर्न में अफगानिस्तान और आयरलैंड के दरमियान खेले जाने वाला मैच बारिश की वजह से मनसूख हो गया। मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी गई और न ही टॉस हो सका। और इससे के बाद दूसरा मैच जो आज होना था वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होना था, वो मैच भी बारिश की नज़र हो गया। बारिश की वजह से उसका भी टॉस नहीं हो सका। वो मैच वॉश आउट होने के बाद अफ़गानिस्तान दोनों टीमों को, अफ़गानिस्तान को और उसके अलावा नीदरलैंड्स को भी पॉइंट्स मिले हैं। इसी तरह से दोनों मैच जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाना था उसमें भी दोनों को एक एक पॉइंट मिले हैं क्योंकि मैच बारिश की नज़र हो गया है। न्यूजीलैंड ग्रुप में पहले से ही पहले मकाम पर है और न्यूजीलैंड को इस खाते में 2 मैच के बाद कुल जो है 3 पॉइंट्स अब तक हो चुके हैं। तो आज के दोनों मैच जो है बारिश की नज़र हो गए और बारिश की वजह से दोनों मुकाबले T20 के नहीं खेले जा सके हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।